गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का बाका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एनिमल किंगडम के बारे में कुछ टॉपिक्स बताए थे। आज फिर हम लोग उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में, पार्ट 2। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग फाइलम सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले संघ पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा के बारे में आता है। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। स्पंज आप लोगों ने देखा होगा ना, बचपन में आप लोगों ने सभी ने साइकिल चलाया होगा या अभी भी चलाते होंगे। तो साइकिल के जब सीट पे आप बैठते हैं तो एक स्पंज लाइक उस पर एक गद्दा लगा होता है। तो उसमें क्या करता है, कभी आप उसको लेके वाटर में जब डालते हैं, डिप करते हैं, तो क्या होता है, सारा पानी उसमें सोख लेता है, एक स्पंज के जैसा। ठीक उसी प्रकार इसमें जितने भी प्राणी वगैरह आते हैं सारे स्पंज लाइक आते हैं, जिसमें बहुत सारे छिद्र रहते हैं। उनका अलग अलग काम है, आगे हम लोग देखते हैं क्या काम है। स्पंज सामान्यतः लवणीय एवं असमिति होते हैं, यानी मराइन होते हैं। ज़्यादातर इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं जो पॉरीफेरा में आते हैं वो सारे मराइन आते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल भी है जो फ्रेश वाटर में आते हैं, यानी नदी तालाब में भी मिलते हैं, तो वो आते हैं स्पंज। ठीक है, स्पंज में जल परिवहन नल तंत्र यानी कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसमें एक बहुत ही स्पेशल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का काम क्या है कि जब पानी आता है, जब उसके अंदर पानी जाता है तो उस पानी के थ्रू उसको कुछ मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, हर प्राणी को चाहिए, उससे वो ऑक्सीजन लेता है। कुछ मात्रा में कुछ फूड जाता है जो उसको खाना ग्रहण करने में, यानी कि उसका रेस्पिरेशन, फूड कैप्चर वगैरह जितने भी, या फिर एक्सक्रीशन, कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी अपने शरीर से निकालना होता है। तो इसी सिस्टम से जब वो बाहर जाता है तो वो उसका उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर जाता है, यानी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड फूड, ये सारी चीज़ के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि स्पेशल सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम लोग कैनाल सिस्टम कहते हैं। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर में केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है। अब होता क्या है, सपोज ऐसा फिगर मान लीजिए, ऐसा फिगर रहा, से बहुत सारे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। ऑस्टिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, न्यूमरस, बहुत सारे नंबर में होते हैं, लेकिन ऑस्कुलम जो होते हैं वो केवल एक होते हैं। ऑस्टिया से क्या होता है, ऑस्टिया से क्या किया, पानी इंटर किया और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल गया। पानी इंटर किया तो पानी के थ्रू क्या क्या चला गया, हमारा गैसेस चला गया, फूड चला गया, और निकला क्या क्या, जो भी उत्सर्जी पदार्थ है वो बाहर निकल गया। यानी इस सिस्टम से, कैनाल सिस्टम के थ्रू सबसे पहले क्या होता है, ऑस्टिया के थ्रू पानी इंटर होता है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाता है। ऑस्टिया की संख्या बहुत ज़्यादा, ऑस्कुलम की संख्या एक। अब यहाँ पे दिख रहा है ना छोटे छोटे छिद्र, ये सभी है ऑस्टिया, और ऐसे एक ऊपर होल्ड होता है जिसमें निकलता है वो ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, भोजन जमा करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पंज गुहा, यानी ये गुहा, ये खाली कैविटी, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील, यानी पानी इंटर करेगा ऑस्टिया के थ्रू, जाएगा स्पॉन्जोसील में और बाहर निकलेगा ऑस्कुलम के थ्रू। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, मैंने पहले ही बताया, श्वसन तथा अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायता होता है। ठीक है, कोनोसाइट्स या कॉलर सेल, एक स्पेशल सेल भी होता है इसमें जिसका नाम है कॉलर सेल। ठीक है, स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरीय करता है, यानी कॉलर सेल क्या करता है, ये दोनों को, जो कैनाल सिस्टम है इसको क्या करता है, ये अलग अलग लेयर में कराता है। कोशिकाओं में पाचन होता है, इसमें कैसा, कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर, इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर, यानी दो सेल के बीच में, जब भोजन दो सेल के बीच में जाके पचे तो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर होता है, यानी लिखा हुआ है अंतःकोशिकीय। और इसमें बहुत सारे स्पिक्यूल्स भी होते हैं, इसके शरीर पे क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं, मोनोएक्सोन, ट्राइएक्सोन। और इसी स्पिक्यूल्स, ये कांटा किस चीज़ का बना है उसके आधार पे ही इसका क्लासिफिकेशन होता है, यानी इसको फिर से फर्दर क्लास में जब लोग बांटते हैं तो उसी स्पिक्यूल्स के आधार पे कंक स्तरीय होते हैं। कोशिका में, हाँ ठीक है, शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। अब ये किस चीज़ का बना होता है, मैंने पहले कहा ना कि इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। जो स्पिक्यूल्स है वो सिलिका का बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, या स्पॉन्जिन फाइबर का बना है, या फिर इसमें स्पिक्यूल्स नहीं है, उसके आधार पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन किए हैं। सो यहाँ लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा ऑन द बेसिस ऑफ स्पिक्यूल्स। सबसे पहले कैलकेरिया के बारे में जानते हैं। कैलकेरिया एक क्लास है पॉरीफेरा का, जिसका जो इसमें स्पिक्यूल्स होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हेक्सा टर्निलिडा, हेक्सा, इसी से क्या समझे, हेक्सा मतलब 6, यानी उसमें 6 ऐसे स्पिक्यूल्स निकले रहते हैं, लेकिन ये स्पिक्यूल्स बना किसका होता है, सिलिका का। देन डेमोस्पोंजिया, इसमें जो स्पिक्यूल्स होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर
कब बना होता है या फिर अब्सेंट होता है। ये तीनों ही क्लास है पॉरीफेरा का। जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना, पहले में मैंने हायरार्की में बताया था, सबसे पहले किंगडम, फिर क्लास, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। यानी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फाइलम पढ़ रहे हैं। फाइलम के बाद क्या होगा, उसको क्लास में डिवाइड करेंगे। तो जब पॉरीफेरा को हम लोग को क्लास में डिवाइड करना होगा तो इसका 3 क्लास होता है। कौन कौन सा, कैलकेरिया, हेक्साटर्नरिया और डेमोस्पोंजिया। ठीक है, स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, यानी ये कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल टुगेदर। एक ही बॉडी में मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों ही एक द्वारा ही बनाया जाता है, जिसमें अलैंगिक जनन विकर्ण, यानी जो स्पर्म और एग बनेंगे वो एक ही बॉडी से बनेंगे, और जब इनका रिप्रोडक्शन होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कैसा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और कभी कभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे। अब क्या होता है ना, कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये है, आगे कुछ दिखाया गया है, ये है, मान लीजिए ये पॉरीफेरा है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे बड बने हुए हैं ना, इंडोजिनस बडिंग इसको बोलते हैं। ये बड क्या होता है, जब ये कटता है और एक नया बॉडी का निर्माण करता है, तो ये सेल्स कहलाते हैं। तो आपके टोटीपोटेंट सेल, जिसको हम लोग आर्कियोसाइट सेल बोलते हैं, पॉरीफेरा में आर्कियोसाइट सेल जो जर्म सेल की तरह काम करता है और टोटीपोटेंट के जैसा है, ये पूरे बॉडी का निर्माण करता है। टोटीपोटेंट सेल कौन, आर्कियोसाइट्स, ये निकलते हैं और फर्दर एक नए बॉडी का निर्माण करते हैं। ये ऐसे ही इसमें पूरे बॉडी का निर्माण होता है, आर्कियोसाइट सेल कहलाते हैं। इसमें ये क्या है, टोटीपोटेंट, यानी जर्म सेल जो पूरे ही बॉडी का निर्माण करेंगे। इंडोजिनस बडिंग, यानी ये अंदर में बडिंग होता है ना, रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जब सेक्सुअल होगा स्पर्म और एग दोनों ही बनेंगे, और जब एसेक्सुअल होगा तो इंडोजिनस बडिंग होगा, बड बनेंगे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, और ये बड निकलेंगे और एक फिर से नए बॉडी का निर्माण करेंगे, जिसको हम लोग गैम्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, निषेचन आंतरिक होता है, यानी फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा, तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, यानी इसमें वयस्क जो से भिन्न होते हैं आकृति और लार्वा पाए जाते हैं। यानी इसमें लार्वल स्टेज होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसके बारे में मैं बताती हूँ। जैसे हम लोग हैं, बचपन में कैसे दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, बस साइज क्या होता है, छोटा होता है। और जब हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा साइज सिर्फ बढ़ता है, बिल्कुल मॉर्फोलॉजी कुछ चेंज नहीं होता है। लेकिन जस्ट इसके विपरीत जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में देखेंगे तो जो लार्वल स्टेज होता है, जो बच्चे का फॉर्म होता है, वो बिल्कुल एडल्ट से बिल्कुल भिन्न होता है। वो आप देख के नहीं बता पाएंगे कि ये वही प्राणी है, वही जीव है। तो इसमें बिल्कुल वैसा ही पॉरीफेरा में होता है। पॉरीफेरा का जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी इसमें लार्वल फॉर्म शो होता है। और कुछ लार्वा का यहाँ नाम दिया हुआ है, एम्फीब्लास्टुला जो साइकोन का लार्वा है, एंड पेरेन्काइमुला जो ल्यूकोसोलानिया का लार्वा है। उदाहरण के लिए इसका कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल है आपका साइकोन, जिसको हम लोग साइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला जो स्वच्छ जलीय स्पंज है, और तथा यू स्पॉन्जिया जिसको बात स्पंज कहते हैं। ये आपके एग्जाम में आते हैं, ये हमारा कॉमन नेम कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, मान लीजिए कि बात स्पंज किसको बोलते हैं, तो हमें यू स्पॉन्जिया बोलना पड़ेगा। या स्वच्छ जलीय स्पंज किसको बोलते हैं, तो स्पंजिला बोला जाएगा। या साइफा किसको बोलते हैं, तो साइकोन को बोला जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, कभी भी एग्जाम में अगर आपको लार्वा इस एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाएगा तो लेस याद रखेंगे, लेस, LESS, लेस, ल्यूकोसोलानिया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉरीफेरा, यू स्पॉन्जिला, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑल्सो पॉरीफेरा, साइफकॉन, एंड एस फॉर स्पॉन्जिला, लेस आप याद रखेंगे। अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा पॉरीफेरा का तो आप नहीं भूलेंगे लेस। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट फाइलम में चलते हैं। आपका संघ है सिलेंट्राटा, फाइलम सिलेंट्राटा। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर यानी सेसाइल और फ्री लिविंग होते हैं। ये समुद्री होते हैं यानी मराइन में होते हैं, और ये सेसाइल होते हैं, चिपके हुए रहते हैं किसी सब्सटेंस से, बॉटम में चिपके होते हैं, या फ्री लिविंग भी होते हैं। उसके कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, चिपके होते हैं, और कुछ है जो फ्री लिविंग होते हैं। अब कौन से फ्री लिविंग होते हैं, कौन से सेसाइल होते हैं, वो आगे जानते हैं। अथवा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी है। नाइडेरिया नाम इसकी दंश कोशिका, नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट, दिस इज अ स्पेशल सेल ऑफ नाइडेरिया। नाइडेरिया, नाइडोब्लास्ट और या निमेटोब्लास्ट इसके एक स्पेशल सेल्स का नाम है, इसी के कारण इसका नाम नाइडेरिया भी पड़ा है। दंश कोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक है, रक्षा तथा शिकार पकड़ने। इसमें जो नाइडोब्लास्ट सेल होता है ना,
दिस इज द नाइडोब्लास्ट सेल। इसका काम होता है शिकार को पकड़ने में। अगर ये है आसपास में अगर कुछ इसका ऐसा जंतु आया है जिसको इसको कैप्चर करना है, खाना है, पकड़ना है, तो ये इसका किसका यूज करेगा? नाइडोब्लास्ट सेल का। नाइडोब्लास्ट सेल का यूज करेगा। नाइडेरिया में उत्तक स्तर संगठन हो गया। अभी तक हम लोग इसके पहले पढ़े सेलुलर लेवल, यानी सिर्फ सेल था, बहुत सारे सेल थे अलग अलग टाइप के जो अलग अलग काम कर रहे थे। मैंने पहले कक्षा में बताया कि जब सेल बहुत सारे एग्रीगेट होते हैं तो टिश्यू बनते हैं। उसी तरह नाइडेरिया में उत्तक स्तर संगठन हो गए, यानी टिश्यू बन चुके हैं और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है, यानी इसकी जो कैविटी है वो क्या कहलाती है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जो हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वार में खुलती है। ये यहाँ पे हाइपोस्टोम है जहाँ पे ये खुलती है। इनमें अंतर कोशिका तथा अंतर कोशिका दोनों प्रकार के पाचन होते हैं, यानी इसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार के डाइजेशन होते हैं। यानी सेल के अंदर, सपोज कीजिए ये सेल है, जब भोजन जाएगा तो सेल के अंदर भी पचेगा, और ये दो है, दो के बीच में भी भोजन रहेगा तो पचेगा। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया इंटरसेलुलर, ये हो गया इंट्रासेलुलर। इंटर दो सेल के बीच में, इंट्रा सेल के अंदर। इसमें कुछ सदस्य में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। इसका शरीर दो आकारों में पॉलिप एंड मेडुसा से बना होता है। इसका दो स्टेज होता है, कैसा? पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप अस्थावर यानी बिल्कुल फिक्स होता है, स्थिर होता है, और बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है, बिल्कुल किसी चीज से चिपका रहेगा सब्सटेंस से, और सिलिंड्रिकल आकार का होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका हाइड्रा एंड मेडुसा। छतरी के आकार का होता है और मुक्त प्लावी यानी फ्री स्विमिंग होता है, जैसे ऑरेलिया जेलीफिश जिसको बोलते हैं। ये नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप या मेडुसा दोनों रूप में पाया जाता है, उनमें पीढ़ी यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस शो करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? तो जब पॉलिप से मेडुसा का निर्माण हो और मेडुसा से पॉलिप का निर्माण हो, पॉलिप से मेडुसा का निर्माण अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रूप में निर्माण हो, और मेडुसा से पॉलिप का सेक्सुअल रूप में निर्माण हो, तो इसी को बोलते हैं मेटाजेनेसिस, जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स है जो आपको यहाँ से भी मिलेगा कहीं। ये मेटाजेनेसिस है ना, एक मेटास्टेसिस भी होता है। जब कैंसरस पढ़ेंगे ना, मेटास्टेसिस फॉर्म क्या बोलते हैं? जब कैंसर बहुत जगह फैल जाते हैं, मेटास्टेसिस। ये क्या है? मेटाजेनेसिस। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ओबेलिया में पॉलिप अलैंगिक जनक के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है, मैंने पहले बताया, तथा मेडुसा लैंगिक जनक के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। इसी को हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके कुछ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मैंने बताया। इसके कुछ लार्वा भी हैं, प्लेनुला एंड इफायरा। दिस इज द टू इम्पोर्टेंट लार्वा ऑफ नाइडेरिया। पॉलिप, इसका प्लेनुला जिसको हम लोग ओबेलिया का लार्वा बोलते हैं, एंड इफायरा जिसको ऑरेलिया का लार्वा बोलते हैं। ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो ये सारे चीज़ पूछे जाएंगे, स्पेशली इसलिए मैंने इसको नोट में रखा हुआ है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फैसिलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ द वार, पुर्तगाली युद्ध मानव इसको बोलते हैं। ये फैसिलिया है जो जब पानी में इसको छोड़ेंगे तो ये अपने शरीर से केमिकल निकालता है जिससे पानी बिल्कुल काला हो जाता है। एडम्सिया जिसको समुद्री एनिमोन बोलते हैं, पेनेटुला जिसको समुद्री पिच बोलते हैं, गोनोरिया जिसको समुद्री व्यंजन बोलते हैं, तथा मेड्रीना जिसको ब्रेन कोरल बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे इसके एग्जाम्पल और इसके कॉमन नेम। ये सारे कॉमन नेम हैं जो आपको स्पेशली इसको याद रखना होगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट फाइलम में चलते हैं, दैट इज टिनोफोरा। टिनोफोरा को समांतर समुद्री अखरोट कहते हैं, सी वालनट्स। अखरोट आप लोगों ने देखा है ना, बिल्कुल इसका आकार बिल्कुल अखरोट के जैसा होता है, या जेली, कंकल जेली, या सी कॉम्ब के जैसा होता है। कॉम्ब जेली जैसे कंघी होता है ना, उस टाइप का भी ये देखने को मिलता है। ये सभी समुद्रवासी आर्य समिति के, यानी इसको अगर आप काटेंगे ना, देखिए अगर हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सब बराबर भाग में कटेगा ना, डेट इज रेडियल सिमेट्री। मैंने सिमेट्री के बारे में पहले बताया था, रेडियल सिमेट्री। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो इसका जो कटाव होगा बिल्कुल रेडियल होगा, रेडियल सिमेट्री होगा। इसका जो शरीर होता है
वो क्या है, द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इसमें उत्तक श्रेणी से, यानी ये भी क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है और इसमें भी टिश्यू का संगठन हो चुका है। शरीर में 8 बाह्य पगभक्षी कंकाल पट्टी होती है, यानी 8 कॉम्ब लाइक प्लेट होता है। देखिए जब आप काउंट करेंगे तो इसमें 8 पट्टी नुमा कॉम्ब आपको मिलेगा, जिसका काम क्या है, वो चलने में सहायक करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में लोकोमोशन में मदद करता है। पाचन अंतःकोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय होता है। मैंने पहले बताया इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार का होता है। जीव दीप्त बायोल्यूमिनेसेंस, अपने शरीर से ये एक लाइट इमिट करता है। आपने जुगनू को देखा है ना, कैसे रात में अगर आप जुगनू चलता है तो उसके शरीर से लाइट निकलता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो अपने आप जगमगाता है। ठीक उसी प्रकार जब ये समुद्र में रहता है तो अपने शरीर से लाइट निकलता है, लाइट इमिट करता है, इसीलिए इसको जीव दीप्त कहते हैं। प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टिनोफोरा की मुख्य विशेषता है। इसकी ये मुख्य विशेषता है क्या, अपने शरीर से लाइट इमिट करना। नर एवं मादा अलग अलग नहीं होते हैं, ये भी क्या है, हर्माफ्रोडाइट हैं। जनन केवल लैंगिक होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन इसका फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, बाहरी निषेचन होगा तथा प्रत्यक्ष परिवर्धन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी इसमें भी लार्वल स्टेज फॉर्म होगा, जिसका लार्वा का नाम है सीडिपिड लार्वा। और इसमें भी एक स्पेशल सेल होता है जिसमें लासोसेल, इसके पहले भी हम लोग कोरिफेरा में स्पेशल सेल पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, अब इसमें भी देख रहे हैं हम लोग लासोसेल है, जिसका काम क्या है, रेस्पिरेशन करना। इसके उदाहरण हो गया प्लूरोब्रैंकिया तथा टीनोप्लाना। ये आपके एनसीईआरटी का ये फिगर है, हो सकता है कभी आपको फिगर देख के पूछा जाएगा कि ये जीव कौन से फाइलम का है, तो हम लोग फिगर पे भी ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस चपटे कृमि। चपटा से क्या समझ में आता है, चपटा, दोनों तरफ से चपटा। ये लिखा है इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार होते हैं। पृष्ठ मतलब क्या, हम लोग जब बुक पढ़ते हैं तो उसको पृष्ठ बोलते हैं ना, यानी आगे का पृष्ठ पीछे का पृष्ठ। ठीक उसी प्रकार अगर ये जंतु है, प्राणी है, तो इसके आगे से भी और पीछे से भी बिल्कुल चपटे होंगे। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें समानतः चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यानी इसके जो प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं, किसी भी जीव में, अगर इंसान है तो इंसान में, डॉग है, जो भी एनिमल्स है, पिग है, उसके शरीर के अंदर जाके पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्वमिति त्रिकोणिकी तथा अपग्रूही यानी अगर इसको काटेंगे तो ये बायलैटरल सिमेट्री, 2 बराबर भाग में कटेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, टिनोइडर्म इसमें प्रेजेंट है। एंड एसिलोमेट यानी इसके बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में कोई भी खाली जगह नहीं है, या फिर दोनों मेसोडर्म से कवर नहीं है। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है, यानी जितने भी सेल से टिश्यू बन चुके थे, टिश्यू से अब ऑर्गन का डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसके पहले हम लोग सिर्फ टिश्यू के बारे में जाने थे। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक होता है, यानी हुक और शकर होते हैं। चूंकि ये अंतःपरजीवी हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, जो भी प्राणी हैं अगर हमारे अंदर रह रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चाहिए ना, वो किसी चीज सब्सटेंस से चिपकेंगे कैसे, किसी चीज को होल्ड करेंगे कैसे, तो उसमें हुक और शकर होता है। चूषक होता है चिपकने के लिए, हुक होता है किसी चीज को हैंग करने के लिए। या कभी कभी कोई ऐसे भी चपटे कृमि है जिसमें हुक और शकर नहीं है, डायरेक्ट हमारे बॉडी से सरफेस से, अंदर सरफेस से, डाइजेस्टिव सिस्टम से चिपके हुए रहते हैं, और जो भी न्यूट्रिशन है वो डायरेक्ट उसके बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। मैंने कहा ना अभी, डायरेक्ट वो चिपके रहेंगे और एब्जॉर्ब कर लेंगे। ज्वाला कोशिका फ्लैम सेल, इसका एक स्पेशल सेल है, इसके पहले मैंने लासोसेल के पढ़ा, इसके पहले हम लोगों ने हर फाइलम में कुछ ना कुछ, ये नोट करने वाली चीज़ है, सारे स्पेशल सेल को आप नोट करेंगे। परागण नियंत्रण तथा उत्सर्जन यानी ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेन आयरन एंड वाटर, बॉडी में आयरन और वाटर का मेंटेन करना, एंड एक्सक्रीशन, जो भी उत्सर्जित पदार्थ है उसको शरीर के बाहर ले जाना में सहायता करती है। नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं, ये भी क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। निषेचन आंतरिक होते हैं तथा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्धारण की
असीम क्षमता होती है, यानी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। किसमें? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया को जितने भी खंड में आप काटेंगे फिर से एक नया नया प्लेनेरिया वो बन जाएगा, उसमें कैपेसिटी होता है नए प्लेनेरिया का निर्माण करने के लिए। उदाहरण का इसका उदाहरण क्या है? टीनिया जिसको फीता कृमि बोलते हैं, और फैसुला जिसको पर्ण कृमि कहते हैं। अब इसी फैसुला का कुछ हम लार्वा के बारे में जानते हैं, जो है फैसुला ऑफ लार्वा ऑफ फैसुला, मीराशीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। एक ट्रिक यहाँ पे भी देते हैं, MSRCM, महेंद्र सिंह धोनी का RCM कंपनी, ये याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी का RCM कंपनी, MSRCM, ये सब आपका ट्रिक है जो कभी एग्जाम में आपको हिट होगा। इसके कुछ उदाहरण क्या क्या है? फीता कृमि जिसको हम लोग टीनिया बोले, और पर्ण कृमि जिसको हम लोग फैसुला जानते हैं। अब आगे नेक्स्ट हम लोग आगे का चैप्टर में फिर जानेंगे इसके आगे का सम। थैंक यू।